हेलो दोस्तों, मैं प्रभात चंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल गुरु मंत्रा 79 में। दोस्तों, कल मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का में जो है कांग्रेस की स्थापना के विषय में बताया था, उसकी कार्यशैली वगैरह बारे में बताया था। जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं वो एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप देख लें। आज इसके आगे चलते हैं। इसमें हमने उदारवादी इसमें बताया था कि आगे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वो कांग्रेस के 3 विचारधाराओं पर चले थे, जैसे वो मैंने कल बता दिया था। उसमें जो प्रथम चरण था उदारवादी चरण था। ये प्रथम चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसका जो ड्यूरेशन था 1885 से 1905 तक, ये उदारवादी चरण कहलाता है इसका। अब उदारवादी कहने का जो इसका आशय है, आधार है, वो क्या है कि जो है उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेतृत्व था वो जो कि एक उच्च मध्यम वर्ग को बिलोंग करता था, उनके अंदर कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद से प्रेरित थे वो। इसलिए वो अंग्रेजी शासन को गलत नहीं मानते थे, वो कभी भी उसका विरोध नहीं करते थे। वो उदारवादी विचारधारा से जो है प्रेरित थे। इसलिए वो मानते थे कि जो अंग्रेज़ों का शासन है भारत में वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जो अंग्रेज का जो शासन है, महारानी का जो शासन है, वो जैसे अपने देश में यानी ब्रिटेन में जैसे अपने नागरिकों को समानता, इक्वलिटी जो देती है और कानून उसको जो अधिकार देती है, वैसे ही वो भारत में भी करेगी। इसलिए वो कभी उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूर उम्मीद थी कि जो कानून के जो शासन है और स्वतंत्रता, समानता, ये सारी बातें हैं जो वहाँ के नागरिकों को मिलनी है, वो हमारे नागरिकों को मिलनी चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश कानून भारत में कहीं ना कहीं भटक गया है। वो गलत नहीं मानते थे, बस ये मानते थे कि भटक गया है। इसलिए वो एक रणनीति बनाकर कि उनको ऐसा करना चाहिए, जैसा वो वहाँ ब्रिटेन में अपने नागरिकों को सुविधा दे रही हैं वैसे ही यहाँ भी देना चाहिए। इसलिए कुछ नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह, वो ब्रिटिश शासन को जो भारत में थे उसको अन ब्रिटिश शासन कहते थे। अन ब्रिटिश कहने का मतलब कि जो ब्रिटिश वहाँ पे वही चीज़ रूल कर रहे हैं लेकिन भारत में कर रहे हैं, इन दोनों में अंतर है। इसलिए इनकी मांग होती थी कि जैसा आप वहाँ लागू कर रहे हैं वैसा ही यहाँ। ये कभी भी आज़ादी नहीं चाहते थे। इन्होंने कभी भी कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि हमें अंग्रेज़ों से मुक्त चाहिए। चूँकि उदारवाद से प्रेरित थे, ये चाह रहे थे हाँ जहाँ शासन चल रहा है वो ठीक है, लेकिन जितनी सुविधाएं उनको दी उतनी हमें दें। तो ये एक उदारवादी कहने का ये आशा है कि ये उदारवाद से प्रेरित थे वहाँ के। ठीक है। आगे उदारवादियों के जो कार्य या के लिए मांगे कि उनके प्रमुख कार्य क्या थे, उदारवादियों के उनकी मांगे क्या थी। अगर इसको समझते हैं तो पहला इनका राजनीतिक कार्य, कि इनके राजनीतिक क्या कार्य किए। इन्होंने सबसे पहले जो आईसीएस जो थी ना, मैंने आपको पहले पढ़ाया, आईसीएस में इन्होंने जो है इसकी एज कम कर दी थी रिपन ने, कि 19 साल कर दी थी घटा के। तो इन्होंने इस चीज़ के लिए आंदोलन किया कि इसको बढ़ाया जाए फिर से। ठीक है, आईसीएस का जो है भारतीयकरण किया जाए। जो ये जो एग्ज़ाम होते थे आईसीएस के, पहले सीधे ब्रिटेन में होते थे वहाँ, तो ये कहने लगे कि नहीं, इसका एग्ज़ाम भारत में ही कराया जाए। तो इस पर जोर दिया गया। ठीक है, तो एक हो गया कि इनका भारतीयकरण किया जाए, इस एग्ज़ाम का जो उम्र है उसको बढ़ाया जाए। और तीसरा जो है इसमें जो योग्य लोग हैं भारत में, जो भारतीय योग्य हैं, जो सेवा में हैं और योग्य हैं, उनको पदोन्नति नहीं दी गई। क्योंकि उन्होंने बताया 1857 के बाद से इनकी थोड़ी सी नीति बदल गई अंग्रेजों की। उन्होंने भारतीयों को उच्च पद पर जाने पर रोक लगा दी थी। तो वही कह रहे थे कि जो योग्य हैं उनको पदोन्नति दी जाए। ये तो इनका एक कार्य हो गया। दूसरा, उदारवादी जो थे विचारधारा, भारतीयों की संख्या, उदारवादी जो थे उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि यहाँ की जो विधायिका है इसमें जो भारतीयों को और ज़्यादा संख्या में मौका दें। कम रखते थे ना, तो इसको इनकी संख्या बढ़ाने के लिए जोर दिया। इनका दूसरी इनकी प्रमुख मांगों में से एक था। ठीक है, और इन्होंने जो है कई मौक़ों पर, उदारवादियों ने कई मौक़ों पर ये माना है कि हम ब्रिटिश शासन के अंदर ही स्वशासन की मांग की। कहने का मतलब ये था कि ये चाहते थे भारत में शासन तो ब्रिटिश का है, लेकिन उसके अंतर्गत ही हमें स्वशासन की छूट दी जाए। क्राउन का ही मानते थे कि हमारी जो सत्ता है वो क्राउन की ही रहे, लेकिन हम उसके अंडर रहें और हमें स्वतंत्रता मिले। वो कभी भी इन्होंने कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहिए। तो ये कहने का, ये उदारवादी का ये एक मूल था कि ये ब्रिटिश औपनिवेशिकतावाद से ग्रसित थे। ठीक है, अब दूसरी बात इनके आर्थिक कार्य। ये तो राजनीतिक कार्य थे, अब ये आर्थिक कार्य करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये उदारवादियों की
के कार्यों में ये इनका जो आर्थिक कार्य था ये सबसे इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों की जो है जो आर्थिक नीतियाँ थी उसका पूरा अच्छे से विश्लेषण किया, जिसमें दादा भाई नेहरूजी वगैरह थे, ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे से इनकी पूरी जो आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया और जो देखा कि ये जो है भारत से जो धन है एक तरफ बहाव हो रहा है। तो उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया धन के बहिर्गमन का, कि जो धन है भारत का वो एक और फ्लो कर रहा है। देखिए जैसे कहीं अगर कोई बिजनेस होता है या व्यापार होता है तो उसमें कुछ लिया जाता है और कुछ दिया जाता है, लेकिन अंग्रेज जो भारत में व्यापार करने आए थे शुरू से ईस्ट इंडिया कंपनी बना के, यहाँ पे तो एकदम शोषण हो गया। सारी पूंजी यहाँ से विदेशों की तरफ शिफ्ट हो रही थी। जितना भी कारोबार होता था, जो भी होता था, वो सारी पूंजी ले जाकर महारानी के खजाने में जमा कर देते थे। तो भारत धीरे धीरे गरीब हो रहा था और सारा धन बाहर जा रहा था। तो इसको उजागर किया इन्होंने, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी पहली। और दूसरी, जो ब्रिटिश पूरे विश्व में ये डंका बजाते थे कि हमारा जो उपनिवेशवाद है या हमारी जो कॉलोनीज़ है, हम वहाँ पे बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, हम उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। इन्होंने इसका विश्लेषण किया इनकी आर्थिक नीतियों का और उनके इस सिद्धांत का खूब विरोध किया, जिससे ये मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर हुए अंग्रेज मानसिकता के आधार पर। क्योंकि इन्होंने ऐसी मानसिकता हर जगह फैला रखी थी बात अफवाह में कि हम बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों को सभ्यता सिखा रहे हैं। इन्होंने कई जो है सब इस तरह के नियम भी प्रतिपादित किए थे ना, जैसे पैक्स ब्रिटानिका का मैंने पिछली क्लास में बताया, श्वेत व्यक्ति पर भार, श्वेत व्यक्ति पर भार का जो सिद्धांत था वो मैं बताता हूँ आपको। ये अंग्रेज जो है ना ऐसा पूरे विश्व में ऐसा प्रचार कर रखे थे कि ये जो अफ्रीकी देश हैं, एशियन देश हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, सब जितने भी थे उस समय तो थे नहीं, लेकिन उसी वे वाला पूरा एरिया, इधर पूरा अफ्रीका, ये सब जो जितने काले लोग थे ये सब बर्बर हैं, असभ्य हैं, गंवार हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये जाहिल हैं। तो श्वेत व्यक्ति पर ये भार है, ऊपर गॉड ने ये हमें जिम्मेदारी दी है श्वेत व्यक्ति को कि इनको सभ्य बनाएं और जिनको जीवन जीने का अच्छा तरीका बताएं। तो ये उन्होंने ऐसी एक मानसिकता हम लोग अंदर पैदा कर दी थी कि हम लोग असभ्य हैं और हम इनको सभ्य बनाने आए हैं। तो इससे भी ये मानसिक रूप से हमारे ऊपर शासन करते थे। तो ये दूसरी चीज थी। तीसरा जो है, इसी तरह एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। इस सिद्धांत में अंग्रेजों ने एक और नियम प्रतिपादित किया। भाई ये मानसिक गुलाम बनाते थे ना, जितना ये इस तरह करते थे, मानसिक रूप से भी आदमी को अपना गुलाम बनाते थे इन सिद्धांतों के द्वारा। ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में ये कहते थे कि हम जो है, जो हमारी जो उपनिवेश हैं, जैसे भारत है, हम इसके मालिक नहीं हैं, वी आर ओनली ट्रस्टी, हम केवल देखभाल करने के लिए आए हैं। इन भारतीयों को अच्छे से सब कुछ समझा देंगे, उनको सभ्य बना देंगे, फिर इसके बाद जो इनकी संपत्ति जो भी कुछ है देश, इनको सौंप देंगे और हम वापस चले जाएंगे अपने मुल्क। ऐसी तो ट्रस्टी होती है, जो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट के जो ट्रस्टी होते हैं वो उसके मालिक नहीं होते हैं। वैसे ही इन्होंने अपने आप को जो है प्रिटेंड किया कि हम यहाँ के मालिक नहीं हैं, बट हम बस यहाँ केवल आए हैं, हमारे ऊपर ये भार है कि हम यहाँ पे आके इनको सभ्य बना रहे हैं, और जब ये सभ्य हो जाएंगे, जब ये अपना देश चलाने लायक हो जाएंगे, तो उनका देश सौंप कर हम वापस चले जाएंगे। ऐसा ही पूरे विश्व में बताते थे और अपनी एक अच्छी छवि बनाते थे। तो इन लोगों ने, उदारवादियों ने, इन सब चीज़ों का विश्लेषण करके इन्हीं चीज़ों का विरोध किया, इनके शोषक चरित्र को उजागर किया पूरे विश्व के सामने। तो इससे इनकी कहीं ना कहीं छवि धूमिल हुई या मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर हुए। इसके बाद इसी तरह इन्होंने मांगे उठाई अपनी कि जो है भारत में जो है पूंजी का जो बहिर्गमन हो रहा है उसको रोका जाए, और जो है हमारे जो लोकल उद्योग धंधे हैं इनका विकास किया जाए। ठीक है। और अंग्रेजों के इस तर्क को कि भाई भारत के विकास के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता है, इसलिए बाहर से पूंजी आना आवश्यक है। तो इन उदारवादियों ने इसका विश्लेषण किया और कहा नहीं, ठीक है, विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता है, लेकिन विदेशी पूंजी नहीं, क्योंकि विदेशी पूंजी एक शोषण का ही एक हथियार बन जाएगा। जैसे रेलवे भाई लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसमें टोटल विदेशी पूंजी लगी थी, जो वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने इसमें लगाया था पूंजी। तो पूंजी लगाई, उसके बाद इससे जो भी शोषण किया, इससे जो भी कमाया वो सब अपने देश लेके चले गए, यहाँ कुछ नहीं छोड़ा। इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर इन चीज़ों में पैसा लगे तो देसी पूंजी लगे, देसी पूंजी लगेगी तो इससे जो भी रेवेन्यू उत्पन्न होगा, जो भी लाभांश होगा वो हमारे ही देश में रहेगा।
तो इस चीज को भी इन्होंने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो ये इन्होंने काफी चीजें अच्छे से इसका डिस्क्राइब किया। और ये कह रहे थे कि और इसी तरह इन्होंने हस्तशिल्पी थे जो हस्तशिल्पी जो बर्बाद हो गए थे, मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में कि हस्तशिल्पी भी सारे बर्बाद हो गए थे, तो उनका भी विश्लेषण किया। उनकी इस गरीबी बेरोजगारी के लिए भी इन्होंने इनको अंग्रेजों को जो है दोषी साबित किया। तो इन सब चीज़ों से उदारवादियों ने कहीं ना कहीं अपना जो है मानसिक इन पे एक दबाव बनाया। ठीक है। इनकी अन्य मांगों में इन्होंने वन्य कानून जो थे उनमें सुधार के लिए अपील की। नमक कानून, नमक कर जो था, नमक कर, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने कहा। जो भू राजस्व था उसको स्थायी करने के लिए कहा। ये सारी मांगे इन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से, अपने जो है सालाना मीटिंग में जो प्रपोजल होते थे उनके माध्यम से सारी मांगें उठाई अंग्रेजों के समक्ष। कुछ और मांगें जैसे प्रेस की आज़ादी, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जिसमें उस पर पाबंदी लगी थी, तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूरों की स्थिति, आदि कई तरह की मांगी थी। अच्छा पारिश्रमिक देना, उनको आवाज़ देना, इन सब चीज़ों की मांग इन्होंने अपनी जारी रखी। तो ये इनकी आर्थिक जो है कार्य थे, जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो धन का बहिर्गमन का जो सिद्धांत था वो इनका सबसे बड़ी उपलब्धि रही उस समय की। क्योंकि इससे इन्होंने उनके शोषक चरित्र को उजागर कर दिया, जो पूरे दुनिया के सामने इन्होंने अपने बहुत अच्छी वो बना के रखी थी कि हम बहुत अच्छे हैं, हर जगह बहुत अच्छा शासन करते हैं। इससे इनकी पूरी कलई खुल गई कहते हैं। अब उदारवादियों की शैली क्या थी, अब इनकी शैली के बारे में बात करते हैं, किस शैली के थे लोग। अब चूंकि शैली तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो है अंग्रेजों की उदारवादी वाली नीति से ग्रसित थे, सीधी सी बात है। तो उससे कभी ये बाहर नहीं निकल पाए, कभी इन्होंने उनको अच्छे से विश्लेषण नहीं, कभी ये उनसे ऊपर उठ के नहीं सोच पाए। इन्होंने कभी आज़ादी की बात नहीं की। इन्होंने जब भी बात की कि उनके शासन के अंदर ही स्वशासन की मांग की। ठीक है। इनकी जो एकदम नरम शैली थी, ये पी इसमें विश्वास करते थे। पी फॉर पटिशन माने प्रार्थना, प्रे माने प्रार्थना, पटिशन माने अर्जी देना, और पी प्रोटेस्ट माने आंदोलन करना या धरना देना, प्रोटेस्ट करना, धरना देना। ये इन्हीं 3 नीतियों पे काम करते थे कि अंग्रेजों से पहले प्रे करो, प्रार्थना करो कि हमारी ये बातें मांग ली जाए। नहीं मांगते हैं तो लिखित में इनको अर्जी दो, फिर भी नहीं मानते हैं तो आंदोलन धरने पे बैठेंगे हम लोग। लेकिन कहीं भी विरोध नहीं था कि हम लोग विरोध करेंगे उनकी नीतियों को, ऐसा कहीं नहीं था। ये सिर्फ पी इसी पे विश्वास करते थे उदारवादी। ये इनकी, चाहे इनकी आप अच्छी बात समझ लीजिए, चाहे जो भी रख लीजिए, क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है हमें वो सारी सहूलियतें आज नहीं तो कल देंगे ही, क्योंकि वो अपने यहाँ ऐसी सुविधाएं देते हैं, इसलिए हमारे साथ भी देंगे। बस ये थोड़ा सा भटक गए अपने रास्ते से, हमें बस इनको अपने सही रास्ते पे लाना है, ये इनका मानना था ऐसा। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, अंग्रेजों ने तो अच्छे से इनको बेवकूफ़ बनाया। तो इसी वजह से तो ये आगे जो है दूसरा चरण आया, क्योंकि पहले चरण से तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है। अब देखते हैं इनके सकारात्मक पक्ष क्या थे, इनकी ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हमारी अच्छी हुई, सकारात्मक पहलू क्या थे इनके उदारवादियों के। सकारात्मक पहलू कह लो या पक्ष कह लीजिए, कुछ भी, ये क्या थे इनके। सबसे बड़ा इनका सकारात्मक पहलू था कि इन्होंने पूरे विश्व के सामने इनकी जो है शोषक वाली छवि को उजागर कर दिया। इनकी पैक्स ब्रिटानिका के गोरे व्यक्ति पे भार के सिद्धांत को, इनके ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को, सभी की एकदम आलोचना करके धज्जियां उड़ा दी इसकी। तो इससे इनकी काफ़ी जगह थुथु हुई, बदनामी हुई। तो इन पर कहीं से कहीं मानसिक उसमें प्रेशर में आ गए। ठीक है। इनका मनोबल थोड़ा सा कम हो गया। इसके अलावा
उदारवादियों ने अपनी बैठकों में और अपने जो भी कार्य करते थे उसमें प्रजातांत्रिक तरीके का पालन किया, जिससे जो है आगे चलकर भविष्य में प्रजातांत्रिक विकास की नींव रखी गई। इसी चल पे इसको बढ़ावा मिला। इसके अलावा और जिन दिनों पूरे भारतीय स्तर पर विचारधारा के रूप में अगर कोई एक पार्टी ऐसी नहीं थी जो सबको जोड़ सके, तो उस समय इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जिससे एक पूरा भारत एकजुट हुआ। ठीक है, ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म के रूप में दिया जो एक चल के आगे एक बहुत मजबूत नींव प्रदान की, उस भवन को, राष्ट्रवाद रूपी भवन को एक नींव प्रदान की, जिस पे चलकर आगे ये आंदोलन बढ़ा और अंततः हमें लास्ट में आज़ादी भी मिली। तो इन्होंने एक नींव मजबूत की शुरुआत में। ये इनकी बहुत अच्छा, इनका सकारात्मक पहलू था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके नकारात्मक पहलू की। ये तो सकारात्मक हो गए, हर चीज़ का अच्छा बुरा दोनों पार्ट होता है ना। तो उदारवादियों के कुछ अच्छे काम थे लेकिन कुछ उनकी नकारात्मकता भी थी। तो इनकी बात करते हैं इनकी नकारात्मक पक्ष की। हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती ना किसी की, कुछ ना कुछ तो गलत भी रहेगी। तो इनकी नकारात्मक पक्ष में तो सबसे बड़ी बात है कि इनका जनाधार जो था ना वो विस्तृत नहीं था। जैसा कि मैंने भी पहले बताया कि इनके जो है पार्टी में शुरू में बड़े बड़े लोग जुड़े, चाहे वो वकील थे, डॉक्टर थे, जर्नलिस्ट थे, रजवाड़े थे। तो ये बड़े बड़े लोग थे। इसमें साधारण आदमी जो कॉमन मैन था ना वो इसके साथ जुड़ नहीं पाया। तो इस वजह से इनका जनाधार बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाया। ये इनकी एक बहुत कमी रह गई इनकी। तो ये इनका एक नकारात्मक पहलू जाता है कि अपने साथ बड़ा जनाधार नहीं जोड़ पाए। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि उदारवादियों के लिए, जो उस समय के जो उदारवादी थे, स्टार्टिंग में जो जुड़े थे, उनके लिए ये जो राजनीति है एक द्वितीय काम था। इनका जो मेन काम तो बना ना, डॉक्टरी था या किसी का इंजीनियरिंग का था या जो भी था, ये प्राथमिक था। और राजनीति इनके लिए द्वितीयक हुआ करती थी। साल में एक ही बार मीटिंग किया करते थे और वो भी केवल 3 दिन 4 दिन के लिए मीटिंग की। उसी समय थोड़ा बहुत अपने पार्टी के एजेंडे वाले काम किए और साल भर कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जिससे पार्टी को बढ़ावा मिले। तो ये भी इनका एक नकारात्मक ही पहलू हुआ। तीसरा कि ये उदारवादियों की ये सोच थी बड़ी सीमित थी। ये अंग्रेजों के शोषक चरित्र को इन्होंने उजागर तो किया लेकिन उनकी जो कॉलोनी वाली जो थिंकिंग थी उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसीलिए ये भारत का विकास तो चाहते थे लेकिन ये इनकी सोच में विरोधाभास था कि एक तरफ भारत का विकास जरूर चाहते थे लेकिन अंग्रेजों की छत्र छाया में ही चाहते थे कि उसी में वो हो। इसलिए इनका चरित्र भी कहीं से एक दोहरा चरित्र आता है कि हम भारत को आज़ाद भी कराना चाहते हैं और भारत का विकास भी कराना चाहते हैं लेकिन अंग्रेजों की छत्र छाया के अंदर ही। तो ये इनका एक नकारात्मक पहलू था जो कहीं ना कहीं इनको जो है कमज़ोर किया। तो यहाँ तक तो इनका प्रथम चरण चला जहाँ तक उदारवादी थे। अब लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बड़ी एक नकारात्मकता आने लगी क्योंकि भाई हम इनकी जो पीपीपी वाली जो मैंने बताया क्या पॉलिसी थी, भाई प्रार्थना करना, अर्जी देना और फिर धरने पे बैठ जाना। अंग्रेजों को इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं था। तो कहीं ना कहीं अंदर ये जो उदारवादी लोग थे ना इनके अंदर भी थोड़े से एक फूट की वो पड़ी। कुछ लोग कहने लगे नहीं इससे कुछ काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना चाहिए, कुछ उग्र होने लगे। तो ये चीज़ एक कॉमन सी बात है, अगर हम कोई लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, अगर वो लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है तो हमारे संगठन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी। वैसे ही कांग्रेस के उदारवादी चरण में भी कुछ ऐसी ही बातें हुई। कुछ लोग चाहते थे कि नहीं कुछ इससे भी अलग हो, हमें थोड़ा उग्र करना चाहिए क्योंकि सिर्फ हाथ जोड़े रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ इसके एक कदम आगे जाना चाहिए। तो सब बातों के लिए इन्हीं सब बातों से कुछ लोग रुष्ट हो गए। तो उन्होंने थोड़ा सा एक अलग अपनी विचारधारा बना ली। तो जो दूसरा चरण हुआ ये तो उदारवादी चरण हुआ। इसके आगे फिर 1905 तक, इसके बाद दूसरा चरण आया उग्रवादी चरण। (1885 से 1905 तक उदारवादी यही चला, हाथ जोड़ने वाला, प्रार्थना देने वाला, यही सब। उसके बाद चूंकि अब अंदर कुछ लोग आक्रोशित होने लगे कि इनके नेताओं से सहमत नहीं है कि नहीं आप लोग तो इससे हम थोड़े से अलग करना चाहते हैं। तो भाई अलग करने में तो फिर ये अगला जो चरण स्टार्ट हुआ वो उग्रवादी चरण था, जिसे हम अपने अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप इनको देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ जानना हो, कुछ और सवाल हो मन में, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनकी जवाब दूँ। और मेरे दूसरे वीडियो का वेट करिए, उसमें मैं अगला चरण आपको उग्रवादी चरण बताऊँगा। उग्रवादी चरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1905 से लेके इसका टाइम 1905 से लेके 1919 तक है। इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं
ये सभी कवर होंगी उग्रवादी में। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है बन जाए, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, तो आप लोग देखिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसमें हर एक घटना को कवर करूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारी घटनाओं को बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।